बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ इमाम। आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, कौन सा सीरीज है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक, इस सीरीज का मकसद क्या है? ठीक है, इस सीरीज का मकसद क्या है? देखिए, जैसे ही हम 10th करते हैं तो 10th के बाद हमारे लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता है ना। 11th में हमें सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। ठीक है, 11th में हमें डिफरेंट ब्रांचेस चूज करने का मौका मिलता है। वो क्या क्या है? हम आर्ट्स चुन सकते हैं एज अ मेन सब्जेक्ट जिसमें हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। हम कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं या साइंस ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 3 वो ब्रांचेस हैं जो कॉमनली अगर आप 100 लोगों को लें तो उसमें से मेजॉरिटी जो होगा इन तीनों में से किसी एक को चुन लेते हैं। ठीक है, इन तीनों के बीच में ना कोई कंपटीशन है ना कोई कंपैरिजन है। हर ब्रांच अपने आप में एक अच्छा ब्रांच है। तरीका ये है कि आप उसमें अपना बेस्ट दें। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में जिस ब्रांच को बेसिकली डील करने जा रहे हैं वो साइंस का। अब जो बच्चे साइंस ऑप्ट करते हैं उनके पास 2 ऑप्शन है। वो चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर हम यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले ब्रांच पे फोकस नहीं कर रहे। हमारा जो एम है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसमें जिन बच्चों के लिए ये स्पेसिफिकली है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चुना है। इसमें से बेसिकली जिस सब्जेक्ट को हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी को देखें तो जो भी बच्चे पीसीबी ऑप्ट करते हैं तो उनको बायोलॉजी की 2 बुक्स मिलती हैं, एक 11th की एनसीईआरटी, दूसरा 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी। ठीक है, इन दोनों बुक्स में अलग अलग यूनिट्स हैं। जब हम में से कोई भी इन दोनों बुक्स को कवर करता है तो कवर करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि बेसिकली जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं वो 3 तरह के एग्जाम में अपीयर होते हैं। वो कौन कौन सा है? एक तो बोर्ड है ना, जो हर किसी को देना होता है। दूसरा क्या है? नीट है। और तीसरा क्या है? सीयूईटी है। ठीक है, बोर्ड में बायोलॉजी में जो 12th की एनसीईआरटी है उससे 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नीट में 11th एंड 12th दोनों एनसीईआरटी मिला के 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 50% वेटेज रखता है टोटल क्वेश्चंस का। मतलब जैसे नीट में 180 क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तो उसमें से 90 क्वेश्चन आपके सिर्फ बायोलॉजी से होंगे और वो 90 क्वेश्चन 11th और 12th एनसीईआरटी से मिला के बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th से आएगा या फिर सिर्फ 12th से आएगा। ठीक है, सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी के अंदर 3 सेक्शंस होता है। ठीक है, पहला सेक्शन जो है जिसको सेक्शन फर्स्ट कहते हैं ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है ना, लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। ये स्टूडेंट को डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहता है। दूसरा जो डोमेन होता है वो है, दूसरा जो सेक्शन है वो डोमेन स्पेसिफिक है, यानी ये बच्चे के पास मौका होता है चूज करने का कि वो किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आगे करना चाहता है। अगर वो फिजिक्स से करना चाहेगा तो उसका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फिजिक्स होगा। अगर वो केमिस्ट्री से करना चाहेगा तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसका केमिस्ट्री होगा। इसी तरह से हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी, तो यहाँ पे भी बायोलॉजी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में एक सब्जेक्ट है। तीसरा जो सेक्शन है ये मैंडेटरी नहीं है, ये
एक्चुअली में एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट होता है जो सर्टेन यूनिवर्सिटीज या सर्टेन कॉलेजेस डिमांड करती हैं अपने एडमिशन के लिए। तो ये बेसिक चीज है पीसीबी का। अब हम लोग बात करते हैं 11th एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे कैसे। जैसे एनसीईआरटी की दो किताबें हैं, दोनों से का लगभग ऑलमोस्ट सेम वेटेज है, ठीक है। बायोलॉजी को तो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, बट हम लोग के 11th-12th के सिलेबस में इस तरह का कोई क्लियर कट क्लासिफिकेशन नहीं है। हमें जो दो एनसीईआरटी की किताबें मिली हैं वो इस बेसिस पे मिली हैं कि एक 11th की एनसीईआरटी है, दूसरा 12th की एनसीईआरटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 11th की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, फिर 12th की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर 12th की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग 11th की एनसीईआरटी को देखते हैं, 11th की एनसीईआरटी को देखते हैं तो इसके अंदर अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं, अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं जिसमें हम लोगों को उसी सीक्वेंस में चीजों को आगे बढ़ते चले जाना है। जिसमें पहला यूनिट जो है वो है आपका क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। पहला यूनिट आपका क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये पहला यूनिट है, ठीक। अब इस यूनिट के अंदर भी कई चैप्टर्स हैं, इस यूनिट के अंदर भी कई चैप्टर्स हैं। बेसिकली 4 चैप्टर्स मिलके इस यूनिट को बनाते हैं। वो 4 चैप्टर्स कौन कौन सा है, पहला चैप्टर जो है द लिविंग वर्ल्ड है, द लिविंग वर्ल्ड है। दूसरा चैप्टर जो है इसमें आपका वो है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर इसका है प्लांट किंगडम, और फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम। वेटेज के एतबार से देखा जाए आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस है ना, आउट ऑफ 90 क्वेश्चन मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 क्वेश्चन के अराउंड इस यूनिट से आता है ना, ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला यूनिट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। देखिए इसमें देखें तो 3 वर्ड हैं, इस यूनिट को डिफाइन करता है 3 वर्ड। एक है डाइवर्सिटी, एक है आपका डाइवर्सिटी, एक वर्ड है लिविंग और एक वर्ड है वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है डिफरेंट फॉर्म्स, वो क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, ठीक है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे तो वो लिविंग होगी, चाहे तो वो नॉन लिविंग होगी, ठीक है। अब वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है। बेसिकली ये पहले जो 11th की एनसीईआरटी थी उसमें रिवीजन, अभी रिवाइज्ड फॉर्म आया है, रिवीजन से पहले इन दोनों का डिफरेंशिएशन पहले एक्सप्लेन किया गया था, उस पार्ट को अभी हटा दिया गया है। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी जो है डील ही करता है किससे, लाइफ फॉर्म से और लिविंग प्रोसेस से। बायोलॉजी सिंपली 2 वर्ड्स को, 2 चीजों को डिफाइन करता है, एक लाइफ फॉर्म, दूसरा लिविंग प्रोसेसेस, है ना। मतलब लाइफ के कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, लिविंग में क्या डाइवर्सिटी हो सकती है, कौन कौन से, दूसरा वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी चीज को लिविंग बनाती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक बात जानने की जरूरत है कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो लिविंग को लिविंग बनाता है।
वो हम लोग बचपन से पढ़े आते हैं, जैसे मतलब जो शुरू के 9th 10th के एनसीईआरटी से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई भी चीज जो लिविंग होगा वो क्या क्या शो कर सकता है, जैसे वो रिप्रोडक्शन करता है, जैसे वो ग्रोथ शो करता है, जैसे उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसियसनेस पाया जाता है, कंसियसनेस पाया जाता है। इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो चीजें होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले एक सेल आएगा, फिर ये सेल आपस में डिवाइड करेगा, मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, ये सेल्स का ग्रुप टिश्यू बनाएगा। अब ये टिश्यू जो होगा फिजिकली या बायोकेमिकली या फिजिकली एंड बायोकेमिकली दोनों तरफ से फ्यूज करके स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाएगा। ऑर्गन्स फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम्स बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम्स बनाएगा, है ना। और कई ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के एक बॉडी या ऑर्गेनिज्म को बनाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न पे एक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कंसियसनेस। कंसियसनेस क्या है, कंसियसनेस जो है सीधे सीधे लिविंग फीचर्स का वो प्रॉपर्टी है जो जिसके थ्रू वो अपने एटमॉस्फेयर के लिए अवेयर रहता है, एटमॉस्फेयर के लिए अवेयर रहता है। लाइक जैसे कोई भी अगर जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो किसी प्लांट को आप कहीं पे रख दीजिए तो उस प्लांट का जो ग्रोथ होगा, लीव्स का जो ग्रोथ होगा उसी तरफ होता है जिधर से सनलाइट आ रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंसियसनेस है प्लांट्स में। एनिमल के केस में क्या है, जैसे कोई एक अर्थवर्म है, कोई एक अर्थवर्म है, एक छोटा सा कीड़ा है, अगर आप इसके चारों ओर सॉल्ट रख दें तो ये सॉल्ट से दूर होने लगता है ना, दूर भागने लगता है, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, कंसियसनेस है। इसी तरह से शेर को देख के हिरन भागने लगता है तो ये भी वो एटमॉस्फेयर के लिए कंसियस है, ठीक है। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे केमिकल रिएक्शंस को एक जगह जोड़ दीजिए, वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, ऑल केमिकल रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन होगा ये दो तरह का होगा, कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें कुछ चीजें टूटेगी और कुछ चीजें बनेंगी। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें चीजें टूटती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटाबॉलिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें कोई चीजें बनती हूं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म, सॉरी एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सिंपल है। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, हम लोग फूड लेते हैं। जैसे फूड में क्या लेते हैं, फूड लेते हैं तो अल्टीमेटली उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। तो यही ग्लूकोज क्या होता है, टूट के एटीपी बनता है। तो ये टूटा, ग्लूकोज का टूटना क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। जब ये ग्लूकोज एक्सेस में होता है तो ये फिर लीवर में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म का समेशन है ना। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म क्या हो गया आपका, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। अब इससे हम डिफाइन कर सकते हैं इस
के थ्रू कि कब ग्रोथ है, कब एजिंग है और कब स्टेबल फेज है ह्यूमन बॉडी का। जैसे छोटे बच्चों को देखें तो छोटे बच्चों में हर जैसे जैसे एज बढ़ता है तो उनका बॉडी वेट भी बढ़ता है, हाइट भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा कि उनके अंदर बनने की प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो, एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है कैटाबॉलिज्म के कंपैरिजन में। यानी जब एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। जब कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा एनाबॉलिज्म से तो क्या होगा, एजिंग होगी, यानी आदमी लीन थिन होता हुआ चला जाएगा। और जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म लगभग बराबर रहता है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट टाइप का स्टेबल ह्यूमन बॉडी रहेगा। जैसे एडल्ट का, जैसे 25 to 50 के अराउंड जो लोगों का ना वेट बढ़ रहा होता है ना हाइट बढ़ रहा होता है, लगभग वो स्टेबल टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन के एतबार से चलते हैं। मतलब क्या है कि ये दोनों लगभग सेम, ठीक है। तीसरा जो फीचर है आपका ग्रोथ। ग्रोथ जो है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनके अंदर ग्रोथ दो तरह का होगा। ग्रोथ का क्या मतलब है, जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो सेल का बना होगा, है ना, सेल का बना होगा। तो एक तो क्या होगा, सेल के साइज में, वॉल्यूम में बढ़ना, जिससे क्या होगा, इसका मास बढ़ेगा। तो मास का बढ़ना भी क्या है, ग्रोथ है। दूसरा क्या है, सेल एक था, एक से दो हो गया तो सेल का नंबर भी बढ़ना क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो सेल का बढ़ना, सेल का साइज का बढ़ना या नंबर का बढ़ना, दोनों ग्रोथ में आता है, ठीक है। तो इन दोनों से होगा। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देखा, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस, इनमें से कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो कि सारे के सारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एक्सेप्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में विदाउट एक्सेप्शन प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स। उनको क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स, है ना। और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो प्रेजेंट होगा बट कुछ में नहीं पाया जाएगा, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। अब ऐसा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपका क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन। हमारे सोसाइटी में ही कुछ कपल होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब दे कांट प्रोड्यूस बेबीज। मतलब क्या हुआ, वो तो लिविंग है बट बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या वो लिविंग नहीं है, लिविंग है बट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन हो गया। दूसरा क्या हुआ, जैसे हाइव होता है ना, बी हाइव्स, उसके अंदर 3 तरह के मधुमक्खी पाए जाते हैं। एक तो होता है क्या, क्वीन, दूसरा होता है ड्रोन, और तीसरा जो मेजोरिटी में होते हैं वो होते हैं वर्कर बीज। वर्कर बीज जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं। इसी तरह से हॉर्स और डंकी के मेटिंग से बनता है म्यूल, वो भी इनफर्टाइल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर्स है जो कि नॉन लिविंग में तो नहीं पाया जाता लेकिन सारे लिविंग में भी नहीं पाया जाता है। इसी वजह से रिप्रोडक्शन क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बात करें तो जैसे ये माउंटेन है, ठीक है। तो पहाड़ का क्या होता है, ऊपर से जमा होते लगता है डेब्रिस वगैरह, तो इसके अंदर भी तो ग्रोथ हो रहा है ना, मतलब नॉन लिविंग में भी हो रहा है, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि सभी की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर विदाउट एक्सेप्शन प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर विदाउट एक्सेप्शन प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म, कॉन्शसनेस और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग फीचर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन था पहले लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी, मतलब जो एनसीईआरटी 11 का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें बायोडायवर्सिटी और नॉमेनक्लेचर सिस्टम की, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।